हेलो दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और मेरी यूट्यूब चैनल थिंक आइस पर आप सभी का स्वागत है। तो यह हमारा 17वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर क्लास चल रहा है और करंट अफेयर के साथ साथ हम उससे जुड़ा हुआ जो संबंधित स्टैटिक्स पोर्शन होता है मैं उसको देखता हूँ। और इसी क्रम में अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर बिहार का करंट अफेयर है। अभी करंट अफेयर क्लास जो है बिहार का चल रहा है और बिहार का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास लाऊंगा। 3-4 वीडियो और भी होगा करंट अफेयर बिहार से जुड़ा हुआ, क्योंकि केवल करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक्स पोर्शन को भी देखते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि थोड़ा लंबा वीडियो बन जा रहा है। लेकिन बिहार स्पेशल और करंट अफेयर मिला के देखें तो लगभग 50 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 40 से 50 क्वेश्चन होता है। तो इसका वेटेज काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए समय देना होगा तभी जाके इसका तैयारी होगा। तो चलिए देख लेते हैं अपने इस सीरीज़ में। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है कि जो मई है, मई में आईआईटी पटना, आईआईटी है कि आईआईटी पटना के 10वीं जो दीक्षांत समारोह हुआ है, आईआईटी पटना का जो 10वां दीक्षांत समारोह हुआ है उसका मुख्य अतिथि कौन था। तो यहाँ मिस प्रिंट हो गया है तो देख लेते हैं। आईआईटी पटना के 10वीं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो आईआईटी पटना के जो दीक्षांत समारोह है उसका मुख्य अतिथि सीएसआईआर के महानिदेशक डॉक्टर एन कैलेसलवी एन क्लैसेल्वी इसके महानिदेशक थे। तो दोनों याद रखिएगा। अभी पूछा जा सकता है आपको कि बीपीएससी का इस तरीके के प्रश्न पूछने का रहा भी है कि आरबीआई का अध्यक्ष कौन है, सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन है, इस तरीके से महानिदेशक के बारे में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा एन क्लैसेल्वी जो है सीएसआईआर के महानिदेशक हैं। और अब जो हमारे यहाँ स्टैटिक हो जाता है कि सीएसआईआर है क्या, सीएसआईआर क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एक संस्था है, भारत में काफ़ी प्रीमियम अनुसंधान संस्था है, भारत का सबसे बड़ा विकास एवं अनुसंधान संस्था है, आर&डी में फोकस करता है मुख्य रूप से। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है सीएसआईआर की स्थापना 1942 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसको देख ले तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। तो इसको जो फाइनेंस मिलता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मिलता है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 है, उसके माध्यम से एक रजिस्टर्ड कंपनी है। और इसका जो इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होता है। तो निश्चित तौर पर जिसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसी संस्था है जैसे गंगा विकास प्राधिकरण है, उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके के, जैसे नीति आयोग हो गया, तो इस तरीके के जो भी संस्थाएं हैं उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो सीएसआईआर भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्री एग्जाम के लिए। तो सीएसआईआर के बारे में देख लेंगे। उसका जो उपाध्यक्ष होता है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो होता है भारत सरकार का, वही इसका उपाध्यक्ष होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि अगला प्रश्न हमारा है कि 2024 को गया के महाबोधि मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। यानी कि जो हम यहाँ अभी देखेंगे कि मई जो हुआ है, मई में 2024 को गया के महाबोधि मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती मनाई गई है। उसमें मुख्य अतिथि कौन थे। तो बिहार के राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी थे। तो ये भी याद रखिएगा कि अभी बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो याद रखिएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। और यहाँ एक भी याद रखना जरूरी है कि इस बार कैवी भगवान बुद्ध की कैवी जयंती मनाई गई। तो 2568वीं याद रखिएगा, 2568वीं जो है मनाई गई थी। और यह 23 मई को मनाई गई थी, 23 मई को मनाई गई थी। तो यहाँ डेट याद रखना जरूरी, क्योंकि सब डेट नहीं याद रख सकते, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण डेट है कि 23 मई 2024 को गया के महाबोधि मंदिर परिसर में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती मनाई गई थी। और जिसका मुख्य अतिथि कौन था, तो बिहार के राज्यपाल जो थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी थे। और ये है हमारा गया का जो महाबोधि मंदिर है, जिसके लिए बिहार जो है पूरे भारत में, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है और बिहार का काफ़ी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि महाबोधि मंदिर परिसर प्रश्न जो है काफ़ी डिफिकल्ट आने वाला है, या फिर बीपीएससी भी स्तरीय हो रहा है एग्जाम इसका। तो महाबोधि मंदिर के बारे में जान लेते हैं। जो महाबोधि मंदिर है यह मंदिर वहाँ बना हुआ है जहाँ ऐसा मान्यता है, या फिर इसको चिन्हित करने के लिए बनाया गया कि भगवान बुद्ध को वहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी मंदिर के पास में जो महाबोधि वृक्ष है उसी के पास उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और यह मंदिर देखेंगे तो सम्राट अशोक द्वारा, मूलभूत से जो है सम्राट अशोक द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। मूलभूत से सम्राट अशोक द्वारा निर्माण किया गया था। बाद में गुप्त काल में इसको ईंट से भी घेर दिया गया। और इस मंदिर का जो ऊंचाई है 50 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर है, या 50 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर है
कितना ऊंचा है? तो 50 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर है और यह कई प्राचीन स्तूपों से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा, कई प्राचीन स्तूपों से घिरा हुआ है। और इसको 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो बिहार में पूरे जो देखेंगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है पूरे बिहार में 2 है। एक तो महाबोधि मंदिर परिसर है, दूसरा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो परिसर है। तो याद रखिएगा, 2 जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बिहार का आता है और एक महाबोधि मंदिर है, दूसरा नालंदा महाविहार का जो परिसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल में बिहार के किस विश्वविद्यालय में मछली के डीएनए जांच के लिए राज्य की प्रथम पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है? तो मछली के डीएनए जांच करने के लिए जो पीसीआर मशीन लगाना है उसका निर्णय कहाँ लिया गया है? तो किस विश्वविद्यालय में? तो भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरपुर में है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर है, वहीं पर इसको लगाने का निर्णय लिया गया है। तो याद रखिएगा, वहाँ क्या लगेगा? पीसीआर मशीन लगेगा जो मछली के डीएनए की जाँच करेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने अपनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जिन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को आधार बनाने का निर्णय लिया गया है वह क्या है? तो ई शिक्षा कोष पोर्टल। अभी ई शिक्षा कोष पोर्टल आया गया बिहार सरकार के द्वारा, जो उसका योजना चल रहा है उसकी जांच करेगा और उसी के आधार पर डिसीजन लेने के लिए। तो ई शिक्षा कोष पोर्टल याद रखिएगा, ई शिक्षा कोष जो है पोर्टल है उसको याद रखना है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि आंत के रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो आईजीआईएमएस पटना में राज्य का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है, जो आंत के रोगी होता है उसकी इलाज के लिए। तो आंत से जुड़ा हुआ बहुत सारे बीमारी होता है, उसमें एक टाइफाइड भी एक महत्वपूर्ण है, जिसको देखेंगे कि टाइफाइड जो है जीवाणु के कारण होता है और वो भी आंत से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे देखेंगे कि आंत में कोई भी गड़बड़ी होता है तो उसका जो है मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रोग भी होता है, बुखार बहुत तीव्र होता है। तो उसी से जुड़ा हुआ जो है स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? आईजीआईएमएस में पटना में खोला गया है। आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें कि पद्मश्री से सम्मानित बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति थे नरेंद्र प्रसाद जी, उनका निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से थे? तो चिकित्सा से थे। किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? चिकित्सा से जुड़े हुए थे। अगला देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो हमारा करंट अफेयर है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार कितना वित्तीय सहायता प्रदान किया है या किया जाना है? तो देखें कि 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया। तो जो हमारे यहाँ स्टैटिक्स हो जाता है कि बिहार लघु उद्यमी योजना क्या है, इसमें क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। तो बिहार लघु उद्यमी योजना 2024, इसको 2024 में लॉन्च किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या है कि प्रति परिवार 2 लाख का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। प्रति परिवार 2 लाख रुपए की क्या की जाएगी? वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह 5 वर्ष के लिए है। और वैसे परिवार के एक सदस्य को वित्तीय सहायता दिया जाएगा जिनका मासिक आय 6,000 रुपया से भी कम है। तो वैसे लोगों को यह वित्तीय सहायता दिया जाएगा, परिवार के किसी एक सदस्य को जिनका मासिक वेतन 6,000 से कम है, उनको 2 लाख अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में दिया जाएगा, ताकि वह हस्तशिल्प उद्योग, कपड़ा उद्योग, छोटा लघु और कुटीर उद्योग का स्थापना कर सके। और जो इसको जो ये हमारा योजना है इसको लागू कौन कर रहा है? तो राज्य उद्योग विभाग जो है, जो बिहार सरकार का राज्य उद्योग विभाग है, उसको लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। और जो लाभार्थी है उसका चयन किस माध्यम से होगा? तो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाएगा। उसमें जो भी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से उसका, चूँकि बहुत सारे लोग हैं इसमें और एक बार में सरकार इतना सारे लोगों को अनुदान दे नहीं सकता है, तो कंप्यूटर के माध्यम से छोड़ दिया जाएगा ताकि भेदभाव नहीं हो सके। तो यह हमारा था बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कितने जिलों को आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो यह सभी जिलों में खोला जाएगा। इस तरीके के प्रशिक्षण केंद्र जो है सभी जिलों में खोला जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कलाकारों को प्रशिक्षण देने के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा उसका नाम क्या है? आम्रपाली। जैसा कि आप जानते हैं कि आम्रपाली जी भी एक नृत्यांगना थी प्राचीन काल में। आप देखेंगे कि आम्रपाली का आप नाम सुने होंगे, भगवान बुद्ध की शिष्या भी रही है। तो वह एक नृत्यांगना थी, पूरे वैशाली राज्य की जो है नृत्यांगना थी, नृत्य करती थी और एक कलाकार थी, प्रसिद्ध कलाकार प्राचीन भारत के। तो उन्हीं के नाम पर जो है प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो जो खेल छात्रवृत्ति है बिहार में, जो अभी देखें कि बिहार में खेल और खिलाड़ी या फिर खेल की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। जिस तरीक़ा से हमारा राज्य जो है हरियाणा है, दिल्ली है और उसके आसपास पंजाब है, जिस तरीक़ा से उन राज्यों का प्रदर्शन है राष्ट्रीय खेल में या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल में, उस तरीक़ा से बिहार का प्रदर्शन नहीं है। तो बिहार में भी खेल को बढ़ावा देने के लिए
हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो छात्रवृत्ति योजना प्रदान करते हैं। हमारा जो बिहार सरकार है छात्रवृत्ति देता है, जिसके तहत 20 लाख रुपया तक अधिकतम छात्रवृत्ति दिया जा सकता है। किसी भी खिलाड़ी को 20 लाख से ज़्यादा का छात्रवृत्ति नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के रोहतास जिले के अशोक विश्वास तथा दरभंगा के राम कुमार मल्लिक को पद्मश्री से सम्मानित किया है। दोनों व्यक्ति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दो लोग हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। इस साल जो पद्मश्री का वितरण हुआ 2024 में, उसमें ये दो लोग हैं। लगभग 7 लोगों को मिला है इस बार, तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं। तो 2 लोग को मिला, उसमें अशोक विश्वास जी हैं जो दरभंगा, अशोक विश्वास जी रोहतास के हैं और टिकुली कला के लिए उनको यह मिला है, जबकि राम कुमार मलिक दरभंगा के, उनको ध्रुपद गायन के लिए मिला है। तो याद रखिएगा, जो अशोक विश्वास है रोहतास जिले के, उनको टिकुली कला के लिए, जबकि राम कुमार मलिक दरभंगा जिले के, उनको ध्रुपद गायन के लिए पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि मई 2024 को इंडोनेशिया में आयोजित जकार्ता फ्यूचर फोरम में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी ये भी पूछा जा सकता है कि जकार्ता फ्यूचर फोरम कहाँ हुआ था? तो जकार्ता, जैसा कि इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो जकार्ता में फ्यूचर फोरम हुआ था, जकार्ता फ्यूचर फोरम। उसमें बिहार का भी एक प्रतिनिधि शामिल हुआ था और बिहार के काफ़ी प्रसिद्ध जो IAS अधिकारी है वंदना प्रेयसी, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही अपने कार्यों के लिए भी, तो उन्हीं वही प्रतिनिधित्व बन के गई थी बिहार की तरफ से। और अभी वो पर्यावरण एवं जल प्रवायु परिवर्तन जो विभाग है, मंत्रालय, उसका मुख्य सचिव है, वो सचिव है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल में बिहार के किस जिले से खुदाई के दौरान 5वीं सदी के गज लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है? तो याद रखिएगा, अभी जो है खुदाई हुआ है वहाँ से 5वीं सदी के गज लक्ष्मी की प्रतिमा मिली है। तो नवादा के मेस्कौर प्रखंड से, नवादा के एक मेस्कौर प्रखंड है, वहीं से मिला है। तो नवादा जिला याद रखिएगा, नवादा के जो मेस्कौर प्रखंड है वहाँ से यह प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखेंगे कि हाल में बड़े मेले का आयोजन किया गया। तो हाल में बड़े मेले का आयोजन किया गया, या फिर देखेंगे कि बरेम है, वहाँ बरेम मेला है, उसका आयोजन किया गया। वो कहाँ हुआ है? तो सूर्य मंदिर औरंगाबाद में हुआ है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध जो है सूर्य मंदिर है। पूरे भारत में लगभग ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान के जो पुत्र थे शाम, जिनको सांब भी बोला जाता था, उनके द्वारा 12 मंदिरों का निर्माण किया गया था सूर्य मंदिर को। यह एक प्रतीकात्मक एक कहानी है। तो इसको किंवदंती जिसको बोलते हैं, तो यही है कि 12 जो है टोटल सूर्य मंदिर की स्थापना किया गया था उस टाइम में, महाभारत के समय में। तो उसमें से एक सूर्य मंदिर यह भी है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि औरंगा में जो सूर्य मंदिर है, औरंगाबाद जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसको देख लेते हैं। इसको देवार के नाम से भी जाना जाता है, देवार के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के औरंगाबाद के देव नामक स्थान पर स्थित हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। तो बिहार के औरंगाबाद जिले के देव नामक स्थान पर स्थित हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुखी न होकर पश्चिम की तरफ इसका मुख है। यानी कि भारत में जितने भी अन्य सूर्य मंदिर है उस सबके सब पूरब की तरफ उसका मुख है, मुख्य द्वार है, जबकि जो औरंगाबाद बिहार में है उसका मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ है। इसका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्तकालीन है। तो इसका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था कभी, और यह गुप्तकालीन है। एग्जैक्ट तो ये पता नहीं कि कौन सा राजा किया है, लेकिन हाँ वंश के लगभग वंश गुप्त काल का माना जाता है। यह मंदिर पत्थर से निर्मित है, यह मंदिर पत्थर से निर्मित है। और यह मंदिर जो है यह नागर शैली, द्रविड़ शैली का मिश्रण जो शैली है उसी का है। तो देख लेते हैं कि यह मंदिर जो है नागर, द्रविड़, वेसर सभी प्रकार के जो शैली है उस सबका मिश्रित रूप से इसका निर्माण किया गया है। आगे देख लेते हैं। अभी एक जानकारी निकल के आई है कि बिहार के वाणिज्य कर विभाग द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 23-24 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 18% माना गया। कितना? 18%। तो यहाँ स्टैटिक्स आप देखेंगे कि जीएसटी आ जाता है। तो पहले तो यही याद रखिएगा कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। पहले पूछा जाए कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। और जीएसटी को किस अधिनियम के माध्यम से लाया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो जीएसटी भारत में लागू हुआ है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम से लागू हुआ है। 3-4 बार प्रश्न आ चुका है कि जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ना कि एकीकृत साझा बाजार। भारत में होता था पहले कि जीएसटी आने से पहले राज्य अलग कर लगाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कर लगाता था और हर राज्य अलग अलग लगाता था। तो एक ही वस्तु का मूल्य जो है एक राज्य में भिन्न होता था जबकि दूसरे राज्य में भिन्न होता था। यानी कि उसका बिहार में जो दाम में टूथपेस्ट मिल रहा है या फिर कोई गाड़ी मिल रहा है, वही गाड़ी यूपी में अलग दाम में मिलता था।
तो इसलिए दिक्कत होती थी लोगों को, तो उसी को साझा एकीकृत बाजार स्थापित करने के लिए जीएसटी को लाया गया है। साथ में कास्केडिंग जो प्रभाव होता था उसको भी दूर करना इसका एक मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इसके बाद देखेंगे कि जीएसटी एक परिषद है, उसको देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जीएसटी परिषद जो है, संविधान में नया एक अनुच्छेद जोड़ा गया, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, उसी एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 279 के ए, 279 ए जोड़ा गया, और जिसके माध्यम से जीएसटी परिषद का गठन किया गया। अब जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जो भारत का केंद्रीय वित्त मंत्री है वह जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। साथ में जो इसका जो मेंबर होता है, राज्य के जितने वित्त मंत्री होता है या फिर राज्य सरकार द्वारा अभी नामित होता है, वो सब इसके सदस्य होते हैं। और निर्णय जो होता है, महत्वपूर्ण निर्णय यही लेता है जो जीएसटी परिषद है कि किसको जीएसटी परिषद में रखना है। फिर स्लैब देखते हैं कि 4 प्रकार का स्लैब है। तो 5, 12, 18 इस तरीक़ा से स्लैब है। 0% जो हम लेते हैं जीएसटी, तो उस स्लैब में कौन वस्तु कहाँ होगा उसे, या फिर उसको निकालना है, या फिर जो भी निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय होता है, ये जीएसटी परिषद ही इसका निर्णय लेता है और सिफारिश प्रस्तुत करता है सरकार को। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि जो मत का जो निर्णय है 3/4 से लिया जाता है। 3/4 जो निर्णायक मत रखा गया है। तो ये था हमारा जीएसटी परिषद। चलिए देख लेते हैं आगे। बिहार का वह कौन सा जिला है जो पासपोर्ट बनाने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर? तो सिवान है। आप जानते हैं कि सिवान जिला से सबसे ज़्यादा लोग जो है विदेश में जाते हैं, और हमारा जो विदेश में बिहार से जितने सारे लोग जाते हैं वो ज़्यादा विकसित देश में नहीं जाते हैं। हमारा ज़्यादातर लोग खाड़ी देश में जाते हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरब ज़्यादातर काम करने जाते हैं, और सिवान से लोग ज़्यादातर ही खाड़ी देश में ही जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिवान से जाते हैं। दूसरे स्थान पर पटना है, और रेमिटेंस जहाँ तक जानेंगे, रेमिटेंस के मामले में भी सिवान पहले स्थान पर है। रेमिटेंस का मतलब है कि विदेश में जितने भारतीय लोग काम करते हैं या फिर विदेशी मुद्रा जितना भी बिहार में आता है उसमें सबसे ज़्यादा सिवान में ही आता है, क्योंकि सिवान के ज़्यादातर लोग विदेश में काम करते हैं, इसलिए विदेशी मुद्रा का आगमन सिवान में होता है। चलिए देख लेते हैं। बिहार की मीरा कुमार को भारतीय पैराशूट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। उनका संबंध किस जिला से है? तो पूर्णिया से है। मतलब भारतीय पैराशूट का कोच बनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। वो बिहार की मीरा कुमार है, और वो किन जिला की है? तो पूर्णिया की है। तो याद रखिएगा पूर्णिया जिला की है। दूसरा देखिए, चुनाव आयोग ने पटना की किस ट्रांसजेंडर महिला को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? वो कौन है? मोनिका दास है। तो चुनाव आयोग जो है पटना की एक ट्रांसजेंडर महिला है, उनको आइकॉन बनाया, स्टेट आइकॉन, तो मोनिका दास है। मोनिका दास है। दूसरा देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि बिहार का वह व्यक्ति जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, वह कौन है? तो हरेंद्र सिंह है। तो राष्ट्रीय महिला जो हॉकी टीम है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि इतने बड़े जो ओहदा होता है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला टीम जो हॉकी टीम है उसका कोच बनना कोई साधारण बात तो है नहीं, और भी बिहार से हैं। तो चूँकि बिहार में खेल भी उस तरीक़ा से अभी हमारे खेल के मामले में उतने समृद्ध नहीं है, पिछड़े हुए राज्य हैं, और उस राज्य से कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनता है तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और काफ़ी बिहार के लिए गर्व की बात है। तो उनका नाम हरेंद्र सिंह है। उनका नाम क्या है? हरेंद्र सिंह है। आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के मैथिली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार कमल कांत झा का निधन हो गया। वह रचना जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था क्या था? तो उपन्यास था उनका गाछ रूसल अछि। गाछ रूसल अछि मैथिली भाषा में, चूँकि मैथिली भाषा का यह शब्द है तो थोड़ा इसी प्रकार से इनका उच्चारण होता है कि गाछ रूसल अछि, मतलब गाछ का जहाँ तक हम मतलब समझ रहे हैं पेड़ से होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ जो हमारे स्टैटिक्स हो जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, क्योंकि आप निरंतर साहित्य अकादमी पुरस्कार को सुनते हैं कि उस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति को मिला। तो जो मुख्य रूप से यूपीएससी में जो सवाल आता है वही आता है। यूपीएससी ये नहीं पूछता कि इस साल साहित्य पुरस्कार किसको मिला, पूछ लेता है, लेकिन उसके साथ साथ 3-4 स्टेटमेंट जब आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इस व्यक्ति को मिला, और साथ में पूछ लेता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आप जानते हैं कि नहीं। तो जो मेन स्टैटिक्स जो हमारा हो गया यहाँ कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह कब से दिया जा रहा है और क्या है। तो देखेंगे कि 1954 से साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किया गया और उस साल से दिया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है वही इस जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसका वितरण करता है, और यह कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है भारत में 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। कितने भाषा के लिए? 24 भाषा के लिए। 22 भाषा तो 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषा है। 22 जो भाषा है वह 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषा है, जबकि अंग्रेजी और राजस्थानी 2 अन्य भाषा को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो जो 8वीं अनुसूची में जो भाषा है 22 को, उसको तो मिलता ही है, साथ में अंग्रेजी और राजस्थानी दोनों भाषाओं को लिए भी दिया जाता है। तो यहाँ से एक और फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा सूचीबद्ध नहीं है, 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। दूसरा कि राजस्थानी भाषा भी 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो कभी कभी पीटी में आ जाता है तो हमें लगता है कि इतना ज़्यादा फैक्ट पूछ दिया गया, नहीं, वो इस तरीक़े से तभी आता है जब इस तरीक़े की चीज़ें चर्चा में होती है।
तो इसलिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है याद रखने के लिए कि अंग्रेजी और राजस्थानी जो है 8वीं सूची में 22 सूचीबद्ध भाषाओं में नहीं है। हमें अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। आगे देख लेते हैं कि जो साहित्य के क्षेत्र में जो भारत में पुरस्कार दिया जाता है उसमें सर्वोत्तम जो है सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरा बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भारत में है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है देश का प्रथम साहित्यिक पुरस्कार है, सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। आगे देख लेते हैं जो इसका मानदंड क्या है। तो इसका मानदंड है कि लेखक की नागरिकता भारतीय होना चाहिए। जो 22 भाषा उसमें तो बेहतर कार्य के लिए दिया ही जाता है, साथ में वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी विदेशी नागरिक को यह पुरस्कार दिया जाता है। आप कभी कभी सुनते हैं कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला, तो उसका भी लगभग यही वर्गीकरण है, लेकिन साथ में उसमें यह है कि 35 वर्ष या उससे कम आयु का वह व्यक्ति होना चाहिए। 35 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्ति को ही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। साथ में देखेंगे कि जो विजेता होता है उनको एक ताम्रपत्र उक्त पट्टिका, जो एक ताम्रपत्र से युक्त एक पट्टिका होता है जिसमें लिखा होता है वो मिलता है, एक शॉल मिलता है और लगभग 1 लाख रुपया प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए। 1 लाख जो रुपया है वो प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त पाने वाली बिहार का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन है। तो श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी है। तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है उससे मान्यता प्राप्त करने वाला पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन है बिहार का। तो श्री राम पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी है, याद रखेगा। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के मामले में बिहार पूरे देश में कितवें स्थान पर है। तो पूरे देश में बिहार का जो स्थान है वो चौथा है। तो सुकन्या समृद्धि योजना यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका लाभ उठाने बिहार का स्थान चौथा है। तो सुकन्या समृद्धि योजना देख लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, जो सुकन्या समृद्धि योजना है किसका योजना है, वित्त मंत्रालय का योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है किसका है, वित्त मंत्रालय का योजना है। इसके तहत लड़कियों को विशेष जमा योजना मिलता है, मतलब लड़कियों के लिए एक विशेष जमा योजना है और यह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का अभिन्न हिस्सा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का अभिन्न हिस्सा है। और देखेंगे कि जो 10 वर्ष से कम उम्र के बालिका के परिवार के 2 बच्चे को, मतलब 10 वर्ष से कम उम्र के लड़की होना चाहिए और एक परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे को यह लाभ प्राप्त होता है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। और इसमें क्या करना होता है कि न्यूनतम वार्षिक जो निवेश है 250 रुपया से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपया तक होता है। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलना चाहता है तो वो 250 रुपया से लेकर 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकता है सालाना। और इससे यह लाभ होता है कि जब वो बच्ची 18 साल की हो जाती है तो उसको जो है पैसा मिल जाता है, जो भी उसके बैंक में जमा हुआ है मूलधन प्लस में उसका ब्याज भी मिलता है। साथ यह जो है पूरा आयकर और अन्य प्रकार के करों से मुक्त होता है। इस प्रकार के किसी प्रकार का कर देना नहीं होता। इस तरीके के जो खाता है वह जो सार्वजनिक बैंक है भारत के अंदर उसी में खोला जाता है। साथ में HDFC बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, ये कुछ बैंक है, निजी बैंक है, जहाँ भी हम खोल सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। अब देख लेते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विज्ञान विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए किस नदी के तट की निगरानी की घोषणा की गई है। तो गूगल मैपिंग के जरिए किसी नदी के तट की घोषणा की गई तो सोन नदी का जो है घोषणा जो है किया जाएगा गूगल के जरिए। तो देख लेते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ से चल के जो है यह जो देखेंगे कि सोन जो नदी है यह छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो देखेंगे कि यह 4 राज्यों में प्रवाह होती है। छत्तीसगढ़, MP, बिहार और यूपी है। छत्तीसगढ़, MP, बिहार और यूपी है। गंगा के सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी। तो गंगा का सबसे बड़ा नदी देखेंगे कि जो सहायक नदी है वो यमुना है, उसके बाद यह दूसरा है, लेकिन दक्षिण की तरफ से आके मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा इसके बारे में, सोन नदी के बारे में। ये पटना के पास जो है गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी पटना के पास जो है गंगा नदी से मिल जाती है और दक्षिण की तरफ से आकर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे देख लेते हैं जिसकी सहायक नदी है। मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है। तो मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन जो है कृषि कॉलेज पूर्णिया में किया गया। कृषि कॉलेज पूर्णिया में किया गया। तो देख लेते हैं मखाना के बारे में थोड़ा जान जाते हैं। तो मखाना को GI टैग प्राप्त है, याद रखिएगा मखाना को GI टैग प्राप्त है और मिथिला मखाना भी इसको बोला जाता है। यह बिहार के साथ साथ नेपाल के क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, फाइबर से भरपूर होता है। देश के लगभग 80 से 90% मखाना का उत्पादन कहाँ होता है, बिहार में होता है। देश के लगभग 80 से 90% मखाना का उत्पादन कहाँ होता है, बिहार में होता है।
बिहार के अलावा यह थोड़ा मोड़ा मेघालय उघालय के आसपास के क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। एक और आप जानिए कि जो पूरे दुनिया है उसका लगभग 60 से 75% मखाना भी बिहार में ही होता है। भारत में तो होता है, साथ में बिहार में ही होता है। बिहार के अलावा ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगह मखाना की खेती होती है। डाक विभाग मखाना पहुँचाने के लिए कुरियर सेवा करता है। डाक विभाग जो है मखाना पहुँचाने के लिए देश में कुरियर सेवा प्रदान करता है। दूसरा देखिए कि मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह दरभंगा के निकट वासुदेवपुर में राष्ट्रीय मखाना शोध केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 फरवरी 2002 को 28 फरवरी 2002 को मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया गया था। कहाँ, दरभंगा जिला में। और यह राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। तो जो मखाना अनुसंधान केंद्र है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करती है। तो चलिए, ये हमारा करंट अफेयर था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बाय।